बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर 14 है आपकी बुक के ऊपर, सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो चैप्टर नेम है या हमारे जो टॉपिक का नेम है दैट इज सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटे याद हो, जब मैंने आपको ये कोर्स स्टार्ट किया था तो उसके अंदर सबसे पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस की थी जिनको हम नाम देते हैं की टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। उसमें हमने दो इम्पोर्टेंट मैंने टर्म्स आपके साथ डिस्कस की। एक आपके पास पॉपुलेशन थी और एक आपके पास सैंपल था। पॉपुलेशन हम क्या कहते थे, दी होल ग्रुप अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन, कि वो पूरे का पूरा ग्रुप, जिस ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस करना है या जिसके रिजल्ट्स को हमने जनरलाइज करना है, वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या कहलाता था, पॉपुलेशन कहलाता। जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी, तो मैंने कहा था कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शाहीवाल कैंपस, या टोटल नंबर ऑफ ट्रीज सराउंडिंग द शाहीवाल, द टोटल नंबर ऑफ कार्स अक्रॉस द शाहीवाल ब्रिज डेली, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ लॉट। होल ग्रुप, आप जिस चीज के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं, जिस चीज को भी आप जिसके रिजल्ट्स को अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं, अगर आप उसके पूरे ग्रुप को कंसीडर करते हो तो वो पूरे का पूरा ग्रुप आपके पास क्या कहलाता था, पॉपुलेशन। फिर हमने एक डिस्कशन की थी सैंपल की। सैंपल हमने क्या कहा था कि सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, या इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल बेसिकली पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहता हूँ हमने यूनिवर्सिटी की एक क्रिकेट टीम बनानी है। अब यूनिवर्सिटी में तो 5000 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या 5000 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम उन 5000 स्टूडेंट्स में से जस्ट 15 या 16 स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और वो 15 या 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो एज ए टीम जो है आपकी यूनिवर्सिटी को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की एक लॉट है, हमने उस लॉट को परचेज करना है। अब उस लॉट के अंदर हमारे पास 50,000 कंप्यूटर, तो क्या हम 50,000 के 50,000 कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं? हम 50,000 कंप्यूटर को टेस्ट कर सकते हैं? हम 50,000 कंप्यूटर्स को ना चेक कर सकते हैं ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं कि हम उन 50,000 कंप्यूटर्स में से 50 या 100 कंप्यूटर्स को सेलेक्ट करते हैं एज ए सैंपल, और उसको उस 50 या 100 स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स को हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमने इस लॉट को परचेज करना है या नहीं। तो ये बातें करने का मतलब बेसिकली क्या है कि पॉपुलेशन होल ग्रुप है, सैंपल हमारा क्या है, स्मॉल पार्ट। हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते, हम स्मॉल पार्ट को कंसीडर करते हैं, सैंपल को डिस्कस करते हैं। सैंपल की रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक क्या देते हैं, रिजल्ट। और यही चीज आपके पास क्या कहलाती थी, स्टैटिस्टिक्स कहलाती। अगर आपको याद हो, स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन मैंने ये भी बताई थी कि स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ सैंपल।
कि हमने हमेशा सैंपल की स्टडी करनी, हमने पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करनी, हमने सैंपल की स्टडी करनी। सैंपल की स्टडी की बेस के ऊपर हमने पॉपुलेशन के मुतल्लिक अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। और यही चीज बच्चे याद रखें, आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। अब जाहिर बात है कि हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना है। या आपके पास 10,000 या 50,000 की एक लॉट पड़ी है, आपने उस 50,000 में से 50 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। आपने 50,000 स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट्स को आपने सिलेक्ट करना है फॉर क्रिकेट टीम। आपने 100 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है फॉर द डिबेट कंपटीशन। आपने 50,000 जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पड़ी हैं उनमें से आपने ऑडिट के लिए 50 बुक्स को सिलेक्ट करना है। 50 बुक्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी 100 क्लासेज हैं, आपने उन 100 क्लासेज में से 1-2 क्लासेज की मॉनिटरिंग करनी है। इसका मतलब कि हमने पॉपुलेशन में से हमने अपने सैंपल को क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब याद रखें, जब भी हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हम कोई ना कोई एक मेथड, कोई ना कोई एक वे, कोई ना कोई एक प्रोसेस जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई ना कोई एक प्रोसेस जो है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने क्रिकेट की टीम सिलेक्ट करनी है 5,000 स्टूडेंट्स में से, तो क्या होता है कि टीचर हर क्लास में या जो वो कोच होता है या जो कोऑर्डिनेटर होता है क्रिकेट टीम का, वो हर क्लास में जाता है, वो बच्चों से पूछता है, नाम लिखता है। वो बच्चे 50, 60 या 100 बच्चों के नाम लिख लेता है। फिर वो कहता है जी आपने आना है ट्रायल देना। फिर वो ट्रायल की बेस पे फिर वो उनमें से 14 या 15 स्टूडेंट्स की टीम जो है उसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है। अब ये प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा क्या है, एक प्रोसेस है। अब यही वो कहता है कि जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, जो हम टेक्निक यूज करते हैं, वो मेथड, वो प्रोसेस, वो टेक्निक जिसके जरिए हम अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट करते हैं या सैंपल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, वो टेक्निक, वो मेथड, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग क्या होगी कि सैंपलिंग इज अ मेथड, सैंपलिंग इज अ टेक्निक टू सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन में से एक सैंपल को हमने सिलेक्ट करना है। उसकी सिलेक्शन के लिए आप जो भी मेथड, जो भी टेक्निक, जो भी तरीकाकार आप यूज करते हो, वो मेथड, वो टेक्निक आपके पास क्या कहलाती है, सैंपलिंग। वो आपके पास क्या कहलाती है, सैंपलिंग। अब देखें, उसने सिंपल इंट्रोडक्शन में कहा कि सैंपलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। देखिए वर्ड उसने वही यूज किया जो मैंने आपको कहा, सैंपलिंग इज अ टेक्निक, मेथड, प्रोसेस। तो सैंपलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मेथड और प्रोसेस which is used in almost every field in order to collect information। या आपने अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इकट्ठा करना। एंड on the basis of these information, inference about the characteristics of the population are made। दो चीजें, सबसे पहले वो क्या कहता है कि आपने पॉपुलेशन में से सैंपल इंफॉर्मेशन को क्या करना, इकट्ठा करना। या आपने सैंपल की सिलेक्शन करनी, सैंपल को सिलेक्ट करना है, सैंपल को चूज करना, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपने उसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे पॉपुलेशन के, उनके मुतालिक आपने इन्फ्रेंस जो है उसको भी क्या करना है, ड्रॉ करना।
जैसे अभी आप इन्फ्रेंस पार्ट पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो आप देखेंगे कि वो कहेगा जी पॉपुलेशन मीन को आपने एस्टिमेट कर दो, या पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग कर दो, या डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग कर दो, या पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करो, या इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करो। ये सारे का सारा दैट आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, कि हमने जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किया है, कलेक्ट करने के बाद बेटे याद रखें, हमने उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हमने फिर क्या करना होता है, हमने उसकी इन्फ्रेंस भी क्या करनी होती है, ड्रॉ करनी। इन्फ्रेंस का मतलब हमने उसकी एस्टिमेशन भी करनी है, हमने उसकी टेस्टिंग भी करनी है, हमने अपने डिसीजन, अपने रिजल्ट्स को क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है कि क्या हमने जो सैंपल की बेस के ऊपर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्या वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, क्या वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। क्लियर हो गया। अब यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। तो आप सिंपल अल्फाज के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि सैंपलिंग इज अ टेक्निक, सैंपलिंग इज अ मेथड, it is a statistical technique, it is a statistical method, it is a statistical process in which we select the sample from the population, क्लियर हो गया। अब दो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाए थे, और एक मैंने आपको पैरामीटर और एक मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा है। पैरामीटर क्या होता था, मैंने बताया था एनी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, जैसे मीन है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, ऑल दीज आर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, दीज आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज। अगर ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आप कैलकुलेट करते हो पॉपुलेशन डाटा से, तो यही न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आपके पास क्या कहलाती हैं, पैरामीटर्स कहलाती, क्या कहलाती हैं, पैरामीटर। और अगर यही न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, यही न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, यही न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करते हैं सैंपल में से, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, स्टैटिस्टिक बन जाती, सिंगुलर सेंस में। इस सेंस के अंदर बैठे सिंगुलर सेंस में, ये दोनों चीजें आपने ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने ये चारों चीजें आपके पास डिस्कस की थी। मैंने स्टार्ट ही पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स से यूज किया, और यही चार चीजें आपकी ये सर्वे, सैम्पलिंग और इससे आगे जो रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है इसके बाद, उसके ये सारी की सारी चीजें इन्हीं चार चीजों के ऊपर क्या करती हैं बेटे, बेस करती, इन्हीं चार चीजों पे क्या करती हैं, बेस करती। अब सेकंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या। A statistical population is defined as the aggregate or totality of all individual members or objects, whether animated or inanimated, contract or abstract, of some characteristics of interest। वो कहता है कि आपकी क्या, उसने वर्ड का यूज किया कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, उसने क्या कहा, इसको हम डिफाइन करते हैं, क्या है ये, एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मजमुआ। टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स, टोटलिटी का मतलब ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमेटेड भी हो सकते हैं, इनएनिमेटेड भी हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एनीथिंग। इसका मतलब कि जिस चीज के मुतल्लक भी आपने डिस्कशन करनी है, जिनके रिजल्ट्स को आपने जनरलाइज करना है, उससे रिलेटेड आप जितनी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप कलेक्ट करते हो,
तो वो चीज आपके पास क्या बन जाती है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। वो चीज क्या बन जाती है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। अब याद रखें कि इसी पॉपुलेशन का जो इंडिविजुअल मेंबर होगा, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बेटे, एक। इसका जो इंडिविजुअल मेंबर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, याद रखें, सैंपलिंग यूनिट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सैंपलिंग यूनिट। जैसे ये देखें, वो कहता है द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैंपलिंग यूनिट्स और सिंपली यूनिट्स। इसका मतलब ये सैंपल में एज ए सैंपल यूनिट जो है ये क्या हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। तो जो भी इंडिविजुअल मेंबर होगा, याद रखें, वो आपके पास क्या कहलाएगा, सैंपलिंग यूनिट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सैंपलिंग यूनिट। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सैंपलिंग फ्रेम क्या, क्योंकि अब हमने सैंपल को सिलेक्ट करना है। अब याद रखें, सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले हम एक सैंपलिंग फ्रेम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं। अब सैंपलिंग फ्रेम क्या है, a sampling frame is a complete list or a map that contains all the n sampling unit in a population। याद रखें, सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ मेंबर्स। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि हमने यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम बनानी। अब हमें पॉपुलेशन का कहां से पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन ब्रांच से पता चलेगा। एक तो हमारी क्लास में है ना, क्लास में फॉर एग्जांपल एक क्लास में 130 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए, लेकिन उस क्लास में वो 130 स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो आपका सैंपलिंग फ्रेम नहीं है, बल्कि वो कंप्लीट लिस्ट है। अब रजिस्टर्ड उसमें कितने हैं, फॉर एग्जांपल 150 है, 20 तो छोड़ गए, रजिस्टर्ड कितने हैं, 150, लेकिन बैठे कितने हैं, 120। इसका मतलब 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें आपके पॉपुलेशन में इस वक्त शामिल नहीं है, लेकिन वो आपकी पॉपुलेशन का क्या है, हिस्सा है। तो जो कंप्लीट लिस्ट होती है, याद रखें, जिसमें से हमने अपने सैंपल यूनिट्स को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जिसमें से हमने अपने सैंपल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, वो कंप्लीट लिस्ट आपकी क्या कहलाएगी, सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी। जैसे वो कहता है कंप्लीट लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ऑन से मार्च 15 इज द फ्रेम। कि मार्च 15 आपने पहले एक डिफाइन किया कि मार्च 15 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज में हैं, आइदर वो कॉलेज के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है, कॉलेज में प्रेजेंट हैं या नहीं है, वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो आपकी क्या कहलाती है, सैंपलिंग फ्रेम कहलाती है। जैसे अ लिस्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर जितने भी घर हैं, घरों के अंदर लोग रहते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आपका क्या कहलाएगी, सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी। अ मैप ऑफ अ विलेज शोइंग ऑल फील्ड्स, जितनी भी वहां पे फसलें हैं या फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी उसका जो मैप है वो आपकी क्या कहलाएगी, सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगी, एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द सैंपलिंग फ्रेम। क्लियर हो गया। तो सैंपलिंग फ्रेम सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स और सैंपलिंग यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम, इज कॉल्ड सैंपलिंग फ्रेम। अब याद रखें कि जो सैंपलिंग फ्रेम होता है, एक गुड सैंपलिंग फ्रेम के अंदर की हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या हमने देखना है कि क्या हमारा सैंपलिंग फ्रेम बेहतर है या नहीं है, क्या वो गुड है या नहीं है।
अब एक गुड सैंपलिंग फ्रेम की वो कहता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1, उसने पहला कहा नॉट कंटेन इनएक्यूरेट सैंपलिंग यूनिट। इसके अंदर इनएक्यूरेट सैंपलिंग यूनिट नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट है 150, बैठे 120 हैं, तो आप कहें जी हमारी पॉपुलेशन 120 है। 120 नहीं है, आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 150। इसका मतलब कि आपके जो सैंपलिंग यूनिट है वो इनएक्यूरेट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बी कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। कंप्लीट होने चाहिए और एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपने उसमें भी पढ़ा था कि अगर आप उन तमाम यूनिट्स को इकट्ठा करें तो वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। आपकी पूरी पॉपुलेशन को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। should contain, that is should contain all units and should cover the whole of the population। कि इसमें पूरी पॉपुलेशन को ये क्या करने चाहिए, कवर करने चाहिए। इसमें पूरी पॉपुलेशन के तमाम यूनिट्स जो हैं वो इसके अंदर क्या होने चाहिए, शामिल होने। इसके अंदर क्या होने चाहिए, शामिल होने। बी फ्री फ्रॉम एरर और ओमिशन एंड डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए कि एक यूनिट एक ही दफा एग्जिस्ट करना चाहिए, एक यूनिट एक से ज्यादा दफा एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर एरर, गलतियां कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद चौथा, बी एट अप टू डेट एज पॉसिबल एट द टाइम ऑफ यूज। और याद रखें, जिस वक्त आपने उसको इस्तेमाल करना है उस वक्त ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। कि अगर इसके अंदर कोई मजीद यूनिट इसके अंदर इंक्लूड होता है तो वो उस वक्त उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी एक बेस्ट सैंपलिंग, एक बेस्ट ये 4 हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स। एक बेस्ट सैंपलिंग फ्रेम की ये हमारे पास 4 क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई इसकी। अब देखें, नेक्स्ट देखें। अब सैंपलिंग जब भी हम बनाते हैं तो याद रखें सैंपलिंग हमारे पास 2 तरह की होती है। जब भी हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो जो सैंपलिंग होती है ये याद रखें हमारे पास 2 तरह की होती है। एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मेथड्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, हमने पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना, उसके लिए जो भी टेक्निक्स हैं ये 2 तरह की होगी, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं डिस्कस करता हूं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सबसे पहले मैं बात करता हूं। वो कहता है सैंपलिंग मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब देखें, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, याद रखें। वो कहता है व्हेन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज अ नोन नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसका मतलब वो कहता है कि अगर पॉपुलेशन के हर यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो, नोन हो, हमें मालूम हो, उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या हो, मालूम हो, और वो नॉन जीरो। जैसे एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, हमारे पास 100 की पॉपुलेशन है, इसका मतलब 100 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट के सैंपल में आने के चांसेस कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी लगाएं 1/100।
1/100 ही होगा ना। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के आने के चांस क्या होगा, 1/100। रोल नंबर 1 के आने के चांस भी क्या होंगे, 1/100। रोल नंबर 2 के आने का चांस भी क्या होगा, 1/100। रोल नंबर 3 के आने का चांस भी क्या होगा, 1/100। रोल नंबर 4 के आने का चांस भी क्या होगा, 1/100। इसका मतलब हर स्टूडेंट के सेलेक्ट होने के चांस जो है वो क्या होंगे, वो सेम होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या होगी, मालूम होगी। तो ये जो सैंपलिंग होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डेफिनेशन क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग इन विच the selection of each the probability of its being included in the sample is known with non-zero probability. With non-zero probability is called probability sampling. और याद रखें कि जो probability sampling की को आप याद रखें, नाम देते हैं random sampling। इसके लिए वर्ड जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। जहां पर भी वर्ड रैंडम का यूज होगा तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटे, याद रखें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात है। तो मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग। Major type of probability samplings are simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling, single stage sampling, two stage sampling, multi stage sampling. All these are the types of the probability sampling or random sampling. ये सारी की सारी रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की क्या है, टाइप। क्लियर हो गया। अब देखें, अब नॉन प्रोबेबिलिटी, अब इन्हीं सैंपलिंग की टेक्निक्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ब्रीफली भी डिस्कस करूंगा कि हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब अप्लाई करते हैं, स्ट्रेटिफाइड कैसे, कौन सी सैंपलिंग होती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, सिंगल स्टेज कहाँ पे यूज होती है, टू स्टेज कहाँ पे यूज होती है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो कहाँ पे यूज होती है, ये सारी हम इसको डिस्कस। अब a non-probability sampling, also called non-random sampling, is a process in which the personal judgment determines which unit of population are selected for a sample. अब याद रखें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है हर यूनिट के सिलेक्ट होने की, हम उसको फाइंड नहीं करते या उसको हम नहीं देखते, बल्कि हमारी पर्सनल जजमेंट जो है, हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट एज अ सैंपल, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द यूनिट एज अ सैंपल। जैसे अभी मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी है कि हमने टीम बनानी है, हमने 50 स्टूडेंट दिए, अब 50 में से 15 की हमने टीम बनानी। अब ये तो नहीं हम पर्चियां डाल लें, हम क्या करेंगे, हम उनका ट्रायल लेंगे, 3-4 बंदे बैठ के उनको देखेंगे, फिर वो 3-4 बंदे जो हैं वो उन 50 में से 15 स्टूडेंट को एज ए सैंपल जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब उस आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल जजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। जैसे मिसाल के तौर आप मार्केट से मेलन खरीदने जाते हैं, खरबूजे खरीदते हैं, अब वहां पे तो वो रेडी पे उसने 200-400 खरबूजा लगा होता है। अब ये तो नहीं आप उसको जाए कहते 6 नंबर दे दे, 7 नंबर दे दे, 8 नंबर दे दे, या वो 10 नंबर वाला दे दो, नंबर तो नहीं लगे होते। आप क्या करते हो, आप वहां पे जाके रुकते हैं, आप खरबूजा उठाते हैं, एक है उसको चेक करते हैं कि नरम तो नहीं है, उसको सूंघते हैं, मीठा है
कि नहीं है। इसका मतलब आप उसको खरीदने के लिए आप अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपकी पर्सनल जजमेंट है, आपकी क्या है, पर्सनल जजमेंट उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व। तो जब भी याद रखें सैंपल की सिलेक्शन के लिए अगर आपकी पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व हो तो उसको आप नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग का नाम, इसको आप क्या नाम देते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग का नाम। इसमें जजमेंट सैंपलिंग है, इसमें कोटा सैंपलिंग है, दैट आर दी टेक्निक्स। कोटा, जैसे कोटा क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा हुआ ये डिसेबल जॉब्स आती हैं, वहां पे लिखा होता है जी ओपन मेरिट पे है, पर 5-10 हमने ओपन मेरिट पे रखने हैं, 2 हमने डिसेबल का कोटा लेना, 1 हमने माइनॉरिटीज का कोटा लेना। इसका मतलब कि 2 उसमें, अब वो 2 जो है वो डिसेबल्ड हो गए, इन 2 के ऊपर सिर्फ डिसेबल पर्सन होंगे। अगर कोई डिसेबल नहीं आया तो ये 2 सीट्स क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। 1 माइनॉरिटी की होगी, 1 सीट अकलियत की होगी। इसका मतलब अब हमने उस हिस्से को क्या कर दिया, मुख्तस कर दिया। अब हर एक के आने के चांसेस सेम नहीं है, हर एक के आने के चांसेस बराबर नहीं है, हर एक की सिलेक्शन के चांस सेम नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, याद रखें, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का नाम।